हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल लेट नाइट स्टडी पे। अभी तक आपको पता लग गया होगा कि 17 मई तक लॉकडाउन को एक्सटेंड कर दिया गया है और कुछ एरियाज़ में थोड़ी छूट भी मिली है, थोड़ी लिबर्टी भी मिली है। तो प्लीज़ इस लिबर्टी का गलत फ़ायदा ना उठाएं और अननेसेसरीली अपने घर से बाहर ना आ जाएं। तो ये थी जनरल बात। अब आते हैं हमारे टॉपिक पे। आज का टॉपिक है हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जो कि ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस चैप्टर का कंटिन्यूएशन है। तो अभी तक हमने पढ़ा क्या क्या है? हमने पढ़ा रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पढ़े हमने, फिर हमने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का पूरा पार्ट पढ़ा, फिर हमने मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग पढ़ा, फिर हमने रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़ पढ़ी, फिर हमने एक ग्राफ पढ़ा इनसे रिलेटेड। तो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटी से रिलेटेड मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा। हमने पढ़ा था कि ये वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज हम किससे मेजर करते हैं? स्पायरोमीटर से। ठीक है। तो कुछ वॉल्यूम है और कुछ कैपेसिटीज़ है जिनको हम स्पायरोमीटर से मेजर नहीं कर सकते। वो कौन कौन से वॉल्यूम और कैपेसिटीज़ है? वो है जिनमें भी रेजिडुअल वॉल्यूम इंक्लूड हो जाता है, क्योंकि वो लंग से बाहर नहीं आ सकता, कभी भी बाहर नहीं निकलता है, तो हम उसको मेजर नहीं कर सकते। तो कौन से रेस्पिरेटरी वॉल्यूम को हम मेजर नहीं कर सकते? वो है खुद रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक है। और कौन सी कैपेसिटीज़ को? तो वो कैपेसिटीज़ होगी जिनमें रेजिडुअल वॉल्यूम इंक्लूड हो जाएगा। तो वो कौन सी है? पहला है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, जो कि क्या होता है? ई आर वी प्लस आर वी। नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद हमारे लंग्स में कितना वॉल्यूम ऑफ एयर रह जाता है। ठीक है। तो इसमें रेजिडुअल वॉल्यूम इंक्लूड है। और दूसरा है टोटल लंग कैपेसिटी, जो कि क्या होता है? आर वी प्लस टी वी प्लस आई आर वी प्लस ई आर वी। फोर्सफुली इंस्पायर करने के बाद हमारे लंग में कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर रह जाती है। ठीक है। तो इसमें भी रेजिडुअल वॉल्यूम इंक्लूड हो रहा है। तो ये दो कैपेसिटीज़ और ये एक वॉल्यूम है जिसको हम स्पायरोमीटर से मेजर नहीं कर सकते। ठीक है। तो आते हैं अब हम हमारे टॉपिक पे। आज का हमारा टॉपिक है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस किस किस के बीच होता है? एक एल्वेलाई और ब्लड के बीच में होता है। ठीक है। फिर ब्लड और टिश्यू के बीच में होता है। यहाँ ये दो जगह पर हमारा एक्सचेंज होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। एल्वुलाई आर द प्राइमरी साइट्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एल्वुलाई मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट है जहाँ पर एक्सचेंज होता है। हमारे लंग्स में लगभग 300 मिलियन एल्वुलाई होते हैं। ठीक है, ध्यान में रखना। तो ये प्राइमरी साइट है एक्सचेंज की ऑफ गैसेस की। फिर दूसरा एक्सचेंज कहाँ होता है हमारा? ऑल्सो टेक्स प्लेस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज़। ठीक है, खून और टिश्यूज़ के बीच में हमारा एक्सचेंज होता है। तो कौन कौन सी गैस मेनली एक्सचेंज होती है? वो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। और किस प्रोसेस से होती है? वो है सिंपल डिफ्यूजन। ठीक है। तो ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, वो इम्पॉर्टेंट है। तो पहला है प्रेशर या फिर कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, ग्रेडियंट मैंने आपको बताया था कि डिफरेंस को बोलते हैं। ठीक है। दूसरा है सॉल्युबिलिटी। किसी भी गैस की किसी चीज़ में मिलने की क्षमता को हम सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। ठीक है। और फिर है थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन। थिकनेस, जिस मेम्ब्रेन से उसने एक्सचेंज होना है, अरे परे जाना है, उसकी थिकनेस पे डिपेंड करेगा। ठीक है। तो अगर प्रेशर या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ज़्यादा होगा तब एक्सचेंज होगा। ठीक है। सॉल्युबिलिटी अगर ज़्यादा होगी तब एक्सचेंज होगा। और थिकनेस अगर कम होगी तब एक्सचेंज होगा। एक्सचेंज नहीं मतलब ज़्यादा एक्सचेंज होगा। ठीक है। अगर प्रेशर या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ज़्यादा होगा, अगर सॉल्युबिलिटी अगर ज़्यादा होगी या फिर थिकनेस कम होगी, तब जो रेट ऑफ एक्सचेंज है वो ज़्यादा होगा या तेज़ होगा। ठीक है, समझ गए? आर सम इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन अफेक्ट द रेट ऑफ डिफ्यूजन। फिर है प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय एन इंडिविजुअल गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। तो पार्शियल प्रेशर वो प्रेशर होता है जो कि किसी मिक्सचर ऑफ गैसेस में एक
एक गैस का अपना इंडिविजुअल प्रेशर होता है। जैसे कि मान लो हाइड्रोजन है, हीलियम है, नियॉन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इनमें इंडिविजुअल गैस का अपना अपना प्रेशर जो भी होगा उसको बोलेंगे हम पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस। ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर को हम डिनोट किससे करते हैं, छोटे पी से। ऑक्सीजन के लिए हम PO2 यूज़ करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए हम PCO2 यूज़ करेंगे। ठीक है। फिर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेबल यहाँ पर दिया हुआ है, मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मतलब ये तो डायरेक्टली नीट के क्वेश्चन में डाल देते हैं, बस इनमें से कुछ वैल्यूज़ गुम कर देंगे। ठीक है। और आपको लिखनी होगी। तो आपको ये टेबल याद होना ही चाहिए। इसमें बताया है कि कहाँ कहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का या फिर ऑक्सीजन का कितना कितना पार्शियल प्रेशर होता है। ठीक है। तो बोला है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ दीज टू गैसेस इन द एटमॉस्फेरिक एयर एंड टू साइड्स ऑफ डिफ्यूजन। टू साइड्स कौन कौन सी है, एक एल्वेलाई है, एक ब्लड और टिश्यू के बीच में। ठीक है। आर गिवन इन टेबल 17.1 इसमें, और इन फिगर हम आगे देखेंगे। द डाटा गिवन इन द टेबल क्लियरली इंडिकेट्स अ कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट फॉर ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वेलाई टू ब्लड एंड फ्रॉम ब्लड टू टिश्यू। ठीक है। तो क्या बोलता है कि एक कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट है, एक डिफरेंस है किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए। कहाँ से कहाँ, एल्वेलाई से ब्लड में, फिर ब्लड से टिश्यू में। एल्वेलाई में सबसे ज़्यादा है, फिर ब्लड में कम है, फिर टिश्यू में और भी कम है। ठीक है। ये है किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए, और उल्टा हो जाएगा किसके लिए, CO2 के लिए हो जाएगा इसमें उल्टा। ठीक है, कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट। तो आपको ये टेबल को याद रखना ही पड़ेगा। आप कैसे याद रखेंगे, आपको बस एक माइंड में वैल्यूज़ पता होनी चाहिए कि वैल्यूज़ है कौन कौन सी। देखिए, ये दो वैल्यूज़ तो आपको हो ही जाएगी, क्योंकि एक सबसे ज़्यादा 159 और एक 0.3। ठीक है। फिर आपको तीन वैल्यूज़ याद रखनी है, 104, 95 और सॉरी चार वैल्यू 45 और 40। ठीक है। ये चार वैल्यूज़ याद रखनी है, कैसे कैसे पुट करना है वो मैं बताता हूँ आपको। ठीक है। तो ये टेबल तो दिया होगा आपको। तो ये देखना है कि CO2 के लिए पहले एल्वेलाई में कम प्रेशर है, कम ही होगा, तो 40 से स्टार्ट करना है, फिर एक जिगजैग पैटर्न बना देना है। ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज़ क्या है, 40। ठीक है, 40 की हो गई। अब ऑक्सीजन एल्वेलाई में ज़्यादा होगा। ठीक है। हम ऑक्सीजन ले रहे हैं बाहर से, तो सबसे पहले कहाँ आ रहा है, एल्वेलाई में आ रहा है, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन होगी एटमॉस्फेयर के बाद, तो 104 यहाँ पर आएगा। फिर फिर वो एल्वेलाई से ब्लड में आएगा, ब्लड में थोड़ा कम हो जाएगा, तो वो थोड़ा कम क्या है, 95 है। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड की मैक्सिमम वैल्यू 45 है। तो ये दोनों सेम ही है किसमें, टिश्यू में और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, हो गए, समझ गए। फिर मैं आपको एक बात बता दूं कि 159 आया कैसे। तो जो एटमॉस्फेयर में टोटल गैसेस को मिला के जो प्रेशर होता है वो होता है 760 mm of Hg। ठीक है। उसमें ऑक्सीजन का कितना परसेंटेज होता है, 21%। तो 21% ऑफ 760 करेंगे तो हमारे पास लगभग 159.6 समथिंग आता है। तो ये तब ये 159 है। ठीक है। तो आपको पता लग गया कैसे आपको टेबल को याद रखना है। फिर एल्वेलाई में ऑक्सीजन ज़्यादा होगी, फिर कार्बन डाइऑक्साइड तो सेम ही है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और टिश्यू में। ठीक है, ये कर लेंगे आप। फिर आगे क्या बोलता है, सिमिलरली ग्रेडियंट फॉर CO2 इन अपोजिट डायरेक्शन। कहाँ से कहाँ, टिश्यू से ब्लड में और ब्लड से फिर एल्वेलाई में। हमने ये पढ़ लिया है, उल्टा होता है। तो एक ये हम फिगर देख लेते हैं पहले। फिगर को समझने से पहले आपने वो पढ़ा ही होगा कि ह्यूमन बॉडी में डबल सर्कुलेशन होता है, जिसमें एक पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है, एक सिस्टमिक सर्कुलेशन होता है। ठीक है। पल्मोनरी सर्कुलेशन जो लंग्स में हो रहा है, और जो सिस्टमिक सर्कुलेशन जो पूरी बॉडी में हो रहा है। ठीक है, लंग्स के अलावा। फिर देखिए यहाँ पर अच्छा खून है लेफ्ट हार्ट में, लेफ्ट वेंट्रिकल में। फिर वो अच्छा खून एओर्टा से होते हुए आर्टरीज में जाएगा, आर्टरीज से आर्टीरियोज में जाएगा, फिर आर्टीरियोज से कैपिलरीज में जाएगा,
कैपिलरीज के बाद यहाँ विन्यूज होती है, विन्यूज के बाद यहाँ पर वीन्स होती है, वीन्स के बाद फिर वो सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा में से होते हुए पल्मोनरी ट्रंक, पल्मोनरी ट्रंक से पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में जाएगा, लंग्स में ब्लड प्यूरिफाई हो जाएगा और पल्मोनरी वीन के थ्रू लेफ्ट हार्ट में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है। और ये फिर प्रोसेस पूरा चलता रहेगा। तो अभी हमने पढ़ा कि प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से ये एक्सचेंज ऑफ गैस हो रहा है, ठीक है। तो ये ग्राफ, ये फिगर भी आपसे पूछ लेते हैं कभी कभी नीट में, बस ये वैल्यूज गुम कर देंगे और पूछ लेंगे, तो आपको वो टेबल याद रखना है और ये हो जाएगा, ठीक है। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए PO2 यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर कम है, तो यहाँ से इधर आएगा ये, ठीक है। टिश्यूज़ में 40 mmHg होती है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड से टिश्यू में आएगा ऑक्सीजन। फिर क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ चले गई और इस ब्लड में ऑक्सीजन कम है, तो इसको हम डीऑक्सीजनेटेड बोलते हैं। डी मतलब कि नहीं है, मतलब या फिर कम है, तो इसको हम डीऑक्सीजनेटेड बोलेंगे। फिर जो यहाँ पर CO2 बन रही है टिश्यूज़ में, मेटाबॉलिक प्रोसेस से रेगुलर CO2 बन रही है, वो जाएगी इस ब्लड में, इसका PCO2 फिर 45 हो जाएगा। यहाँ पर PO2 कम है क्योंकि वो इधर चला गया, तो यहाँ 40 हो जाएगा, ठीक है। फिर वो ऐसे पूरे पास से होते हुए वो बाहर निकल जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। बस यही चलता रहेगा। फिर आगे है एज सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इज 20 to 25 टाइम्स हायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कितने टाइम्स हायर है? 20 to 25 टाइम्स हायर, क्योंकि लिपिड सॉल्युबल होता है। हायर देन दैट ऑफ O2, द अमाउंट ऑफ CO2 दैट कैन डिफ्यूज थ्रू द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, जिसको हम एल्विलर मेम्ब्रेन या रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, पर यूनिट डिफरेंस इन द पार्शियल प्रेशर इज मच हायर कंपेयर टू दैट ऑफ O2। ये क्या बोलता है? जो पार्शियल प्रेशर का डिफरेंस है, ठीक है, डिफरेंस हमने पढ़ा है कि हायर प्रेशर से लो प्रेशर में जाएगा, ठीक है। तो इनके बीच में जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा वो होगा, एक्सचेंज होगा। तो ये बोलता है कि अगर ये डिफरेंस, ये ग्रेडियंट अगर कम भी है, किसके लिए? CO2 के लिए, तो ये तब भी एक्सचेंज कर पाता है, ठीक है। तो यही इसका बोलने का मतलब है कि पर यूनिट डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर मेम्ब्रेन, पार्शियल प्रेशर सॉरी, तो अगर ये डिफरेंस अगर कम भी है CO2 के लिए, तब भी वो एक्सचेंज कर पाता है CO2, क्योंकि इसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है, समझ गए। फिर आगे बोलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप हैशटैग लगा लो, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है डिफ्यूजन मेम्ब्रेन या फिर एल्विलर मेम्ब्रेन, या फिर इसको एल्वियोलर मेम्ब्रेन, या फिर इसको हम रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये 3 लेयर से बनी होती है। मेजर लेयर कौन कौन सी 3 है, ठीक है। तो सबसे पहले है थिन स्क्वैमस एपिथेलियम, किसकी? एल्विलाई की। यहाँ से शुरू करते हैं एल्विलाई से। ये वाली लेयर है, ये है, और ये 1 सेल, मतलब इसमें एक ही सेल की लेयर होगी पूरे उसमें, ठीक है। मतलब ऐसे नहीं कि पूरे सेल, पूरे उसमें एक ही सेल होगा, पर एक एक सेल होंगे एक ही लेयर में, ठीक है। इसको बोलते हैं हम स्क्वामस एपिथेलियम। स्क्वामस एपिथेलियम से हमेशा एक्सचेंज होता है, तो जहाँ पर भी एक्सचेंज होना होता है ना, वहाँ पर स्क्वामस एपिथेलियम होती है, ये आप याद रख सकते हैं। फिर है एंडोथीलियम ऑफ एल्वुलर कैपिलरीज, ठीक है। अब ये देखिए कैपिलरीज है यहाँ पर, कैपिलरीज मतलब एक टाइप्स की ब्लड वेसल है, जो स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल, उसको हम कैपिलरीज बोलते हैं। तो उनमें क्या लेयर होती है? एंडोथीलियम, ठीक है। ये एपिथेलियम है और ये एंडोथीलियम है, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। एल्वुलाई में क्या है? एपिथेलियम है, स्क्वामस एपिथेलियम, और कैपिलरीज में क्या है? एंडोथीलियम, ठीक है। उसके बाद लास्ट होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन इन बिटवीन देम, ठीक है। तो ये एपिथेलियम और एंडोथीलियम के बीच में जो लेयर होती है उसको हम बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन या बेसमेंट सब्सटेंस, ठीक है। समझ गए 3 लेयर कौन कौन सी है? स्क्वामस एपिथेलियम की लेयर है, फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन है, फिर हमारे पास क्या है? कैपिलरी की एंडोथीलियम, ठीक है।
फिर बोलता है कि हाउ एवर इट्स टोटल थिकनेस इज मच लेस देन मिलीमीटर। देखिए इसमें तीन तीन लेयर है। देखिए अगर आप कपड़ों में 3 फोल्ड लगाएंगे तो मोटा हो जाता है, पर ऐसा नहीं है यहाँ पर। ये इसमें तीन तीन लेयर होने के बाद भी इसकी थिकनेस बहुत ही कम है, मिलीमीटर से भी कम है, बहुत कम। ठीक है, तभी ये एक्सचेंज ऑफ गैस इजीली हो पाता है। एक बात बताता हूँ आपको, जो टोटल सरफेस एरिया बनाते हैं ना ये एल्विलाई, वो लगभग 70 या 75 मीटर स्क्वायर का सरफेस एरिया बनाते हैं, जो कि लगभग 25 से 30 फीट स्क्वायर का कमरा है। ठीक है, उसके फ्लोर है, उसके बराबर है। तो इमेजिन करिए कि इतने स्क्वायर फीट का कमरा है और उसमें एल्विलाई है। ठीक है, इतना सरफेस एरिया होता है एल्विलाई का। ठीक है, पर जो ब्लड है इन कैपिलरीज में, जो ब्लड आता है वो लगभग 140 टू 160 ml ही होता है सिर्फ। तो आप इमेजिन करिए कि इस बड़े से फ्लोर पे इस इतना सा खून है, तो एक्सचेंज तो जल्दी होना ही है, तभी एक्सचेंज इतनी जल्दी हो पाता है। ठीक है, एक तो थिकनेस बड़ी कम है और सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तभी एक्सचेंज बहुत जल्दी जल्दी होता है। समझ गए ना? ये हाई लेवल बात है, अगर याद नहीं रखनी है तो आप नहीं भी रख सकते हैं। फिर है देयरफॉर ऑल द फैक्टर्स इन आवर बॉडी आर फेवरेबल फॉर डिफ्यूजन ऑफ O2 फ्रॉम एल्वेलाई टू टिश्यू एंड दैट ऑफ CO2 फ्रॉम टिश्यू टू एल्वेलाई। तो सारे फैक्टर्स फेवरेबल है। ठीक है, सारे फैक्टर्स यही बोलते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड आप टिश्यूज से ब्लड में जाओ और ब्लड से फिर एल्वेलाई में जाके बाहर निकल जाओ, और बोलते हैं कि ऑक्सीजन आप एल्वेलाई से अंदर आओ ब्लड में, ब्लड से टिश्यूज में जाओ। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स फेवरेबल होते हैं। तो बस आज का लेक्चर इतना ही था, छोटा सा लेक्चर था। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा और आप याद भी रखेंगे। बाकी आगे के लेक्चर्स में हम ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं नीट में। फिर रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, फिर कुछ डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड। बाकी आपको कुछ समझ नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपके डाउट क्लियर करूँ। बाकी आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले तो प्लीज़ बेल आइकन दबाइए। साथ ही इस लॉकडाउन के समय में प्लीज़ अपना ध्यान रखें, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखें। बाकी अगर आप ये वीडियो रात को देख रहे हैं तो शब्बा खैर, गुड नाइट। और अगर आप ये वीडियो दिन को देख रहे हैं तो हैव ए नाइस डे, टेक केयर।